हेलो माय डियर फ्रेंड। तो अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेड वीडियो है मेरी तरफ से। यूपी पुलिस को लेके बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसमें जो वैकेंसीज़ की ऑफिशियल डेट ही अनाउंस नहीं हो रही थी, तो इसकी फाइनली जो डेट है ना वो अनाउंस हो गई है एंड 60,000 वाकई वैकेंसी है। तो ये बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसी है, तो आप सभी को इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए एंड इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक ज़रूर से देखना है। अगर आप इसे एंड तक विज़िट करते हो ना इस वीडियो के साथ, तो आपको कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें मिलने वाली है। क्योंकि 60,000 वैकेंसी का मतलब बहुत सारे लोगों को वेट था और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कमेंट में कि ये फ्रॉड है फ्रॉड है। तो इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है एंड मैं सब कुछ बताऊंगी किस पोस्ट पे कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी के लिए कितनी भर्ती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। ये पूरा पीडीएफ हिंदी में है, पर मैं आपको इसको बाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताने वाली हूँ, यानी कि ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश। मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊंगी जो कि हम सभी को समझ में आती है। तो सबसे पहले यूपी पुलिस की तरफ से इसका नोटिफिकेशन है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2024 तक ये भर्ती चलने वाली है, यानी कि जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप जितना चाहो उतने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कोई मतलब इतनी जल्दी तो है नहीं, अभी पूरा जनवरी निकलना है, दिसंबर ही नहीं निकला अभी तो ढंग से। तो इसके अंदर हम समझते हैं 60,000 वैकेंसी आखिर कैसे है। तो अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो आपके अंदर, यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है, अनारक्षित यानी कि यूआर होता है जो कि अनरिजर्व्ड होता है और जिन्हें हम जनरल कैंडिडेट्स भी कहते हैं, उनके लिए 24,102 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बल्क में है। एंड जो कैंडिडेट हैं EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, उनके लिए 6,024 वैकेंसी है। ये वाकई वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, पर मैं इस वीडियो को खुद से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियोज़ देखने की नीड नहीं पड़ेगी, आई गारंटेड। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 16,264 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एंड अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो 12,650 वैकेंसी है, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपकी 1,204 वैकेंसी है। यानी कि अगर हम टोटल करें तो 60,244 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे रखी गई हैं। ऑनलाइन डेट कब से कब तक है, तो 27 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। आप चाहो तो आवेदन कर सकते हो 27 दिसंबर, यानी कि आज हमारी है 24 तारीख, परसों तरसों से इसका नोटिफिकेशन आउट है, एप्लीकेशन फॉर्म चालू है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी, यानी कि आपकी आधी से ज़्यादा जनवरी तो इसमें निकलने वाली है। नेक्स्ट, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, आई नो थोड़ी सी ज़्यादा है, 400 रुपये है, पर क्या है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेटेड थी एंड इतने ज़्यादा बल्क में वैकेंसी निकली है। और ये 400 रुपये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है, सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप SC हो चाहे ST हो। पर मेरे ख्याल से आपको इसके लिए ज़रूर से आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस 80% है कि आपका होगा। पूछो क्यों? फर्स्ट तो इसमें क्या है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सीधा सा मैटर है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जो कि बीजेपी की सरकार है इस समय। तो इसमें इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है, और जो यूपी के अंदर है वो बीजेपी की सरकार है। तो अगर आप पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसमें सिलेक्शन आपके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें बीजेपी है ऑलरेडी यूपी में, तो यूपी में चाहेगी, वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है तो वो लोग ज़रूर चाहेंगे कि बीजेपी जीते, इसलिए इन्होंने एकदम पॉइंट पे वैकेंसी निकाली है। तो आप सभी को मेरे हिसाब से तो ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। एंड भारत का नागरिक होना आपके लिए ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आप हो ही। नेक्स्ट, इसमें आपसे कितनी वो मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या जा रहा है, अप्लाई बस आप कर दो। 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास तो नॉर्मली जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो 100 में से 99% लोग 10th पास होंगे। एंड 12th पास तो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब जल्दी चाहता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, आप आराम से अप्लाई कीजिए। इसके लिए सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इसमें आपका 10th-12th पास होना जरूरी है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शहर अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके साथ उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक
अर्थ हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। यानी कि जब आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। यानी कि 10th से अप्लाई कर रहे हो तो 10th का होना चाहिए, 12th से अप्लाई कर रहे हो तो 12th का होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी एज लिमिट कितनी मांगी गई है, तो एज लिमिट कितनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2023 के बेस पे आपकी एज काउंट की जाएगी। और अगर आपको एज काउंट करना नहीं आता है कि हम अपनी एज को किस तरीके से काउंट करें, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर से अप्लाई करती इसके लिए। हमारा अभी 18 साल भी नहीं हुआ, पर होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके 22 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18, यानी कि ये था मेल कैंडिडेट के लिए, ये मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी, ये था आपका मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 18 साल से लेके 25 साल। फीमेल की जो एज है 18 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें और चरित्र की बात करें तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपका कैरेक्टर वगैरह का मतलब ये है कि आपका मतलब कि जो FIR वगैरह होती है ये सब ऊट पटांग, इन सब में आपका लफड़ा ना हो। ऐसे भी अगर है थोड़ा बहुत FIR तो मतलब अगर है तो उसका मतलब सॉर्ट आउट, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बस ऐसा है। एंड अगर बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कुछ कंडीशन हैं, जैसे कि अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो कि पात्र नहीं होगा इसकी एक से अधिक बीवी हो, यानी कि एक से अधिक का मतलब ये है जैसे आपकी पहली शादी हो चुकी है और वो भी जिंदा है और दूसरी वाइफ है वो भी जिंदा है, तो ऐसे का नहीं होगा। अगर पहली वाइफ मर गई है उसके बाद आपकी दूसरी शादी है तो आपका चल जाएगा। नेक्स्ट, आपका जो मेडिकल हेल्थ वगैरह है ना, सब कुछ काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 हेतु भर्ती का प्रक्रिया क्या है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं। पेपर किस तरीके से होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी जिसका आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाया जाएगा ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं सब कुछ बहुत प्यारा रहता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप क्या है सिलेक्ट हो जाते हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। और रिटर्न एग्ज़ाम जो है आपका 300 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें आपके 4 पेपर होंगे, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड। चौथा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिबली एंड तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अगर आप इसमें क्या है, घुमा फिरा के बात यह है कि इसमें 4 पार्ट में आपका पेपर होगा, जिसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत जाता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे पढ़ने वाला है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए विद्यार्थी को 2 अंक, मैंने पहले जब बता दिया, सही क्वेश्चन जाएगा तो 2 नंबर मिलेगा और अगर गलत होगा तो 0.5 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। और ये जो पेपर आपका होगा ये OMR सीट पे रहने वाला है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा का एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में, ये आपकी जानने की बात नहीं है। उनकी टेंशन है कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। एप्लीकेशन फीस हम किस लिए दे रहे हैं, कि हम टेंशन लेके हम कहाँ बैठेंगे। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवतरण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय, यानी कि लिखित परीक्षा जो आपकी OMR सीट पे होगी तो फैक्ट है। और ये OMR सीट जो होगी उसमें आपको करना है। अगर आपको नहीं पता OMR सीट को किस तरीके से भरा जाता है एंड इसका पेपर किस तरीके से होता है OMR सीट वाला, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगी कि आखिर जो ये OMR सीट है ये है क्या, क्योंकि मेरे कॉलेज में ना पेपर होते रहते हैं OMR सीट पे, तो मुझे इसका अच्छे से आइडिया है, तो मैं आपको समझा पाऊँगी। नेक्स्ट, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024 में क्या रूल्स बने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के,
तो उसकी एक डिटेल वीडियो है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आपको ज़रूर से कान खोल के सुन लेना, कि ज़रूर से उस वीडियो को देख लेना है। सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया 2024 के हिसाब से। तो वो पूरे साल काम होने वाला है। आपकी एक ही वीडियो एक ही बार मैंने बना दिया था ताकि आप सभी का काम हो जाए। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही होता है, मेनली आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक किया जाता है। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें जो आपकी हाइट को मेज़र किया जाएगा कि हाइट सही है यानी। तो हाइट का मैं बता देती हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति के पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट की मैक्सिमम जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और मेल हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनजाति का मतलब होता है, ठीक है। एंड इसमें सीना की बात करेंगे, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो चेस्ट जो है आपकी कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने पर, और अनुसूचित जाति वालों की 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर आनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का, यानी कि कहने का मतलब यह है कम से कम आप जब अपना सीना मतलब फुला रहे हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। एंड फीमेल की बात करें, अगर वो जर्नल है और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप अगर जर्नल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और अगर आप एसटी से हैं, वो फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे वेट कितनी है। तो ये वीडियो लेंथी ज़रूर हो रही है, आई नो ये वीडियो लंबी जा रही है, पर क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ कि 60,000 वैकेंसी है तो आप लोग ज़रूर से अप्लाई करोगे, तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। महिला अभ्यर्थी के लिए कम से कम आपका जो वज़न है ना 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलोग्राम होगा तो ठीक है, और अगर नहीं भी है ना तो अभी से तैयारी चालू कर दो। और नहीं पता शरीर का वज़न कैसे घटाते हैं तो पूछ लो, क्योंकि मेरा जो वज़न है 39 है। एंड बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो रिटर्न एग्ज़ाम कर लेगा वो ही इसमें आ पाएगा, और जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो आप एफिशिएंसी में आ पाओगे। इसमें क्या है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाएगी, जिसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाएगी, जिसमें आपको 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा दौड़ लगाने के लिए। आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड इसमें चयन एंड अंतिम योग्यता सूची, यानी कि चयन प्रक्रिया वगैरह क्या रहने वाली है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अंकों के क्रमानुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभाग अध्यक्ष की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इस बोर्ड की वेबसाइट पर, मैं जिस तरीके से हिंदी पढ़ लेती हूँ आप भी पढ़ लेते इतनी, बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की। यानी कि ये कहने का मतलब है जब आपका सारा सब कुछ हो जाता है, मतलब सारा आप क्लियर कर जाते हो, उसके बाद आपकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उस लिस्ट में आपका नाम आता है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे विद्यार्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो, तो 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले विद्यार्थियों केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपके जानने की बात नहीं है। इसके बाद भी यदि ये समझिए नहीं, सीमा में छूट, यानी कि आपका जो है आरक्षण, जो लोग आरक्षण लेना चाहते हैं उनको कैसे मिलेगा। लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही अनुमन्य होगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, ये क्या है इंडिया लेवल पे, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल स्टेट से सब अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर नहीं है यूपी वालों के लिए ही। तो इसमें क्या है बाहर के स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जो आरक्षण है वो सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगा। आप सिर्फ अगर यूपी के हैं तो ही इसके लिए इसका लाभ उठा पाएंगे। एंड इसमें आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बेसिस पे आपको मिल जाता है रिलैक्सेशन। जैसे कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, जिसे मैं अनुसूचित जाति और जनजाति का बोलते हैं, तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से, यानी कि जिसे हम OBC बोलते हैं, उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं तो आपको क्या है 10% आरक्षण दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। लंबवत आरक्षण का अनुसूचित जाति वो तो मैंने बता ही दिया, आपको 5 वर्ष का मिलेगा। ST वालों को भी 5 साल का मिलेगा। यहाँ पे क्या है ओ तेरी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वालों को भी 5 साल का ही दे रहे हैं, ये सही है। पहले तो 3 साल था 2024। ओ माय गॉड, इलेक्शन का टाइम है, समझ रहे हो ना, ज़रूर से अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे और कुछ हमें ऐसा मिलता है जो मुझे आपको बताना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यानी कि जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एक्स। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई करना है। एंड इसमें जो भी मतलब मांगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको कुछ पता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर है, यूपी पुलिस वालों का ही होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क हो तो आपको पता है, मैंने बता दिया 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, वहाँ से आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ वगैरह क्या है, आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, जिसकी जो साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, यानी कि आपकी जो फ़ोटो है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। एंड इसमें जो आपका फेस है ना, वो कम से कम 80% विजिबल होना चाहिए, यानी कि अगर आप गूगल्स लगाए चश्मा लगाए कर रहे हो तो ये गलत बात है। आपने अजीब सा फेस बना रखा तो इट्स नॉट डन, वो नहीं चलेगा वहाँ पे। एंड इसमें मुझे नहीं लग रहा आप कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना चाहिए। एंड फिर भी अगर आपको कोई, हाँ ये रहा सिलेबस। वीडियो कितनी लेंथ हो गई, उत्तरी 15 मिनट। तो सिलेबस अगर आपको जाना है ना तो आप मुझे बता देना, मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगी। वीडियो क्या है ऑलरेडी 15 मिनट की हो चुकी है। तो इसमें क्या है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे है। तो आप अगर यूपी के हैं और आप एमपी वालों को जानते हैं, हम एमपी के हैं तो आप महाराष्ट्र वालों को जानते हैं, तो आपको इस वीडियो को सबको शेयर करना है, चाहे वो आपकी स्टेट के हों चाहे ना हो, जितने भी कॉन्टैक्ट है सब में शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये वीडियो मैं एकदम डिटेल में लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था इस वीडियो पे। एंड ये वीडियो मैं खुद से बनाना भी चाहती थी, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। कोई इतना डिटेल में तो मेरे ख्याल से 10% ही लोग समझाएंगे, इतना ज़्यादा डिटेल मैं आपको PDF के साथ समझा रही हूँ। कोई आपको ऐसा नहीं है कि भटकाने वगैरह वाला, सच है तो मैं आपको एकदम डिटेल में यहाँ पे समझा रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर से एक बार देखिएगा। थैंक यू। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। कमेंट बॉक्स में जैसे ही इसका मिलता है मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूँगी, क्योंकि सेकंड पार्ट की भी जो लेंथ होगी थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आप समझ सकते हो ये वीडियो, इसका PDF ही ऑलरेडी कितना ज़्यादा लंबा 26 पेज का PDF है ये, और इसमें हिंदी में लिख रखा है। तो मुझे आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना है। कुछ लोग होते हैं जो प्योर हिंदी नहीं समझ पाते, तो मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके समझा रही हूँ। अगर आपको जैसे हिंदी भी समझ में नहीं आती, आपको इंग्लिश में समझ आती है ना, तो पूरी वीडियो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक वीडियो इंग्लिश में भी बना दूँगी, तो आप इंग्लिश में भी समझ पाएंगे, जिसमें टोटल इंग्लिश होगी। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुझे बता देना।